नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से यहाँ पर आप सभी के लिए जीके और जनरल साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन में लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, टेक्निकल, कलेक्टर, ट्रेड बेंच, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी और राजस्थान पुलिस एसआई या फिर अन्य एग्जाम्स जहां पर जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं नहीं जाइए, जुड़े रहिए आप यहां पर, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे जीके और साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? दोस्तों अपना यहां पर तरीका रहेगा, भले ही क्वेश्चन एक ही है लेकिन एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ समझाने का यहां पर मैं आपको प्रयास करूंगा, तो जुड़े रहिए आप यहां पर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जल संधि क्या होती है। दोस्तों जल संधि को जल संयोजी भी कहा जाता है, याद रख लेना। जल संधि के नाम के स्थान पर जल संयोजी नाम भी आ सकता है, और दोस्तों इसका नाम जल डमरू भी आ सकता है, क्योंकि इनकी आकृति एक डमरू के समान होती है, इसकी वजह से इसको जल डमरू कहते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जल संधि जो होती है ये पानी का एक ऐसा संकड़ा तंग मार्ग होता है जो दो बड़े दोनों ओर के बड़े पानी के समूह होते हैं, और उनको आपस में जो जोड़ती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन जल संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने इसकी आकृति आपको डमरू जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इस भौगोलिक आकृति की डमरू को ही अपन क्या कहते हैं? जल डमरू कहते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर यहां पर देखते हैं, जिब्राल्टर जल संधि कहां पर है और किन को अलग करती है? तो दोस्तों ये अलग करती है स्पेन और अल्जीरिया को। सॉरी दोस्तों, ये अलग किसको करती है? ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। वापिस चाहूंगा यहां पर, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर संधि। मतलब इसके एक तरफ भूमध्य सागर है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर के दो बड़े क्षेत्रों को एक संकड़े मार्ग के द्वारा जोड़ती है। इस संधि को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इस संधि को अपन जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेट चैनल पृथक करता है। ग्रेट चैनल जो है वो इनमें से किन को पृथक करता है? तो दोस्तों ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। सुमात्रा द्वीप, ये सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का, और ग्रेट निकोबार हमारे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसको अपन ग्रेट निकोबार कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो चैनल है उसको हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, इस तरह के बहुत से जो चैनल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, इनमें से कौन सी झील में विश्व में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है? तो दोस्तों वह कौन सी है? वोन झील है। वोन झील कहां पे स्थित है? ये टर्की में स्थित है, अथवा इसको अपन कह सकते हैं ये तुर्की में स्थित है। टर्की अथवा तुर्की में स्थित है ये। ठीक है, और ये विश्व की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील के रूप में पहचानी जाती है। दोस्तों अगर आप मृत सागर के बारे में जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं, मृत सागर जो है ये विश्व का सबसे निचला बिंदु मानते हैं। विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है, तो विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? मृत सागर है। दोस्तों मृत सागर के जल का घनत्व ज्यादा होने के कारण, मृत सागर के जल का घनत्व ज्यादा होने के कारण इसमें डूबने की संभावना नहीं होती। कोई जाए तो डूबेगा नहीं, क्योंकि जल का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। दोस्तों मृत सागर वोन झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों मृत सागर है ये जॉर्डन में, और इजराइल जो है, जॉर्डन और इजराइल है उसकी सीमा पर स्थित है मृत सागर। इसका स्थानीय नाम भी अगर आपसे पूछा जाए कि मृत सागर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो मृत सागर को स्थानीय भाषा में हिब्रू के नाम से जाना
जाता है। बहुत से क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताए हैं। ये वॉन झील के बाद दूसरी खारी झील है, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है, इसके जल का घनत्व ज्यादा होता है, इसकी वजह से व्यक्ति के डूबने की कोई मुश्किल यहां पर नहीं है। इसी के साथ ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है और इस झील का नाम क्या है, हिब्रू है। चलिए देखते हैं। और ग्रेट साल्ट लेक कहां पर स्थित है, ये यूएसए में स्थित है। कहां पे स्थित है, यूएसए। और यूएसए का एक प्रांत है जिसका नाम है यूटाह प्रांत। कौन सा प्रांत है, यूएसए के यूटाह प्रांत में स्थित है और यह भी एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की झील के रूप में जानते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। प्रशांत महासागर की है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है, तो वह कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दोस्तों अगर आप इस क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और आपको ये क्वेश्चन और क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी कौन से महाद्वीप में बहती है, यूरोप महाद्वीप में बहती है। राइन नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र से होता है। इसे दोस्तों राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जर्मनी से होकर बहती है और जर्मनी में एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है जिसका नाम है रूहर प्रदेश। रूहर प्रदेश से कोयले वाले क्षेत्र से होकर बहती है। इस नदी के द्वारा कोयले का परिवहन किया जाता है जिसकी वजह से इसको कौन सी नदी कहते हैं, इसे कोयला नदी भी कहती हैं। दोस्तों अंत में राइन नदी कहां गिरती है, अंत में राइन नदी उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है। और राइन नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, याद रखना राइन नदी के मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थित है, रोटरडम बंदरगाह स्थित है, जो कहां पर स्थित है, ये नीदरलैंड में स्थित है। कहां पे स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। तो इतनी जानकारी इसके संबंध में आपको रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है, यह देशांतर रेखा भारत का प्रमाणिक समय मानी जाती है। ठीक है। ये इनमें से कौन से स्थान से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। इलाहाबाद कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का एक स्थान है जिसका नाम है नैनी। उस नैनी नामक स्थान से निकलती है कितने डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको हम भारत का प्रमाणिक समय के रूप में जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था को एक और भी नाम से जानते हैं, इसे राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्था भी कहते हैं। अभियांत्रिकी शोध संस्था भी इसको कहा जाता है। इसे शॉर्ट में नीरी के नाम से भी जाना जाता है कि नीरी का मुख्यालय निम्न में से कहां पर है, तो दोस्तों नीरी का मुख्यालय है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। कहां पे है, नागपुर महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना सन 1958 में की गई है। याद कर ले, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप आर्मी, जीडी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेडिसमैन, एसएससी, जीडी, राजस्थान पुलिस, एसआई, रेलवे ग्रुप डी और अन्य एग्जाम जहां पर जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। प्रतिदिन आपको दोपहर 12 बजे इसका वीडियो मिल जाएगा। निश्चित रहे, तैयारी करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है। दोस्तों केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां जो देसी विदेशी यानी दूसरे देशों से भी यहां पर विदेशी पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। इसी वजह से इसे पक्षियों की स्वर्ग स्थली के रूप में जानते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी एक पर्वत चोटी भी है हिमालय के लघु क्षेत्र में। उसी पर्वत चोटी के नजदीक स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। 1988 में क्या हुआ दोस्तों? इसे 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया या विश्व धरोहर की सूची घोषित कर दिया गया। दोस्तों इसे नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2004 में शामिल किया गया था। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व जो इकोलॉजी सिस्टम है उसमें इसे शामिल किया गया कब? 2004 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये क्लास और ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का पहला तितली उद्यान निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का पहला तितली उद्यान बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में स्थित है, जहां पर आपको तितलियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखी जा सकती है या देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहां होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल का जो डेल्टाई वाला क्षेत्र है उसी भाग में सबसे ज्यादा पटसन अथवा जूट का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करने वाले दो ही देश हैं, एक बांग्लादेश है और दूसरा कौन है? भारत है। ये दोनों ही देश हैं जो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काकरापारा आणविक ऊर्जा का केंद्र, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये भारत के गुजरात में स्थित है। काकरापारा परमाणु शक्ति गृह के साथ साथ कर्नाटक में कैग्गा नाम का एक परमाणु घर भी है जो कर्नाटक में स्थित है। तारापुर जो है वो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में है। ये तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला आणविक ऊर्जा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। और तमिलनाडु में है, उसका नाम है कलपक्कम परमाणु घर, जो जहां पर क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र है, मतलब बिजली बनाई जाती है। आणविक ऊर्जा के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? तारापुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यूरेनियम की खान के बारे में कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कौन सी है? तो जादूगोड़ा। कौन सी है? जादूगोड़ा। कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है और यहां से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? नेपा नगर में इसमें से कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो अखबारी कागज बनाने का कार्य जो है वो दोस्तों कहां पर किया जाता है? नेपा नगर मध्य प्रदेश में किया जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक निम्न में से किनको कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में पुनर्जागरण का जनक है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथक कहां की नृत्य शैली है? तो दोस्तों कथक जो नृत्य शैली है ये कहां की है? ये उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नृत्य शैली के रूप में जानी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसमें से अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती कौन है जिन्होंने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी क्या है? दूर है। अमीर खुसरो के शिष्य मतलब निजामुद्दीन औलिया है, उनके शिष्य का नाम क्या था? इनका अमीर खुसरो उनके शिष्य का नाम था। और निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम क्या था? इनका अगर वास्तविक नाम पूछ जाए तो निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम था मोहम्मद हुसैन। ये भी एक बार पहले एग्जाम में आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद हुसैन निम्न में से किसका वास्तविक नाम था? तो निजामुद्दीन औलिया का क्या माना जाता है? वास्तविक नाम माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहां पर तैयार होंगे। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। बात बिल्कुल राइट है। अगर आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे,
तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, आपसे पूछा जाए कि सिखों में खालसा पंथ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई है? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। दसम ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दसम ग्रंथ के रचयिता भी कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। इसलिए सभी ऑप्शन यहां पर सही है, सभी उपरोक्त सभी सही है, सभी सत्य है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के अंतिम गुरु थे, खालसा पंथ के संस्थापक, सिखों की आंतरिक काउंसिल का नाम क्या था, दसम ग्रंथ की रचयिता कौन है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहां पर याद कर लेने। दोस्तों हमारे चैनल की यही खास बात है कि हम भले क्वेश्चन कम लेकर आए लेकिन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ाते हैं ताकि आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके, शानदार बनाया जा सके, लॉकडाउन का फायदा यहां पर उठाया जा सके। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बणी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों बणी ठनी जो है ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सामत सिंह थे, उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम क्या था? बणी ठनी। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि मैंने यहां पर सभी मुगल बादशाहों के, मुगलों शासकों के नाम यहां पर लिखे हैं, लेकिन अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। बहुत बार राजस्थान में और इसके अलावा भारत में आयोजित होने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन असंख्य बार पूछा जा चुका है, इसलिए आगे कभी गलत नहीं होना चाहिए। श्वसन क्रिया संपन्न होती है कहां पर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संचालित होती है, संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक प्रकार का है क्या? नमक, हार्मोन, एंजाइम और विटामिन। तो दोस्तों इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। पूछा जा सकता है और पहले ये पूछा भी जा चुका है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों शहद का मुख्य घटक क्या? ग्लूकोज है, सेलुलोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। तो दोस्तों शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है। यह भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देंगे। और साथ ही जो दोस्त यहां पर चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।